बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी। पाकिस्तानी टीम इंडिया से एशिया कप का फाइनल हार गई। ये मुसलसल तीसरा मैच था जो पाकिस्तानी टीम ने इंडिया से हारा। तो इंडिया का स्कोर इस टूर्नामेंट में 3-0 है। तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को इंडिया ने चारों शाने चित कर दिया, नॉकआउट कर दिया। तो ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सबको मानना चाहिए। अब पाकिस्तानी टीम क्यों हारी, इसकी 10 वजूहात है जो मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तानी टीम को शिकस्त किन लोगों की वजह से हुई वो भी आपको बताएंगे। फिर इस मैच के बाद एक और नई जंग शुरू हो गई है। इंडिया ने पीसीबी के चेयरमैन से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया। तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। अब भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला आमने सामने हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की एक जंग चल रही है, जिसका मतलब ये कि बात एशिया कप से आगे निकल गई है, यानी गल बद गई है मुख्तियार। अब अगली बात ये कि क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा सिर्फ इंडिया को करना था या ये कानून सिर्फ इंडिया पे लागू होता है? क्या पाकिस्तान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम बात, इस टूर्नामेंट के हवाले से जो जुड़ी कंट्रोवर्सीज हैं उनमें कितना हाथ इंडिया का है और कितना पाकिस्तान का है, या पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। और क्या जो लोग ये दावा करें कि पाकिस्तान हार कर भी जीत गया है वो बात दुरुस्त है, या फिर अपनी हार छुपाने के लिए हमने एक नई जंग छेड़ दी है ताकि जो हार के जिम्मेदार हैं उनको छुपाया जा सके, उन्हें कैमोफ्लेज किया जा सके। इसके अलावा मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान जब भी बड़ी कामयाबी हासिल करता है आलमी सतह पर, सफारती सतह पर, जंगी महाज में या किसी और महाज में, तो पाकिस्तान के अंदर अचानक साजिशें क्यों शुरू हो जाती हैं? ये बात हमें बहुत पहले से पता है कि जब भी कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी तो उसका रद्दअमल अंदर से आएगा और हमारे अंदर से ही हमारे लोग दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान की जड़ें काटने में लग जाएंगे। तो इसका आज तक हम तोड़ क्यों नहीं तलाश कर सके, इस पर बात करेंगे क्योंकि ये सियासी मामलात है। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट पर बात करेंगे क्योंकि एक ताज़ा जख्म है और इस जख्म पर मरहम लगाना ज़रूरी है या इसे खुरचते रहना चाहिए। तो मैच हारने की जो बड़ी वजूहात है उनमें जो सबसे पहली वजह है वो बदनीयती है। टीम सिलेक्शन है। पूरी टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की क्लास का एक भी बैट्समैन नहीं है जो टेक्निकली साउंड हो, स्ट्रांग हो, जो मेंटली स्ट्रांग हो और जिसका ऑरा बड़ा हो, यानी जिसकी दहशत होती है। फलां प्लेयर आ गया उसकी बड़ी दहशत है, कोहली की बड़ी दहशत थी, रिचर्ड की बड़ी दहशत थी। पाकिस्तानी टीम में एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि इसकी धाक मुखालिफिन पर बैठी हुई है। हम कभी कभी फ़खर जमान की बात करते हैं लेकिन वो भी चाइना का माल है, चल गया तो ठीक वरना अल्लाह मालिक है। तो अब सवाल ये कि बाबर आजम और रिजवान इतने साउंड प्लेयर थे तो निकाले क्यों गए थे? निकालने की वजह भी बदनीयती थी। दोनों ने मनपसंद खिलाड़ियों को पैट्रोनाइज किया, अपनी मर्जी की टीम खिलाई, अपने नंबरों को कभी तब्दील नहीं किया, कभी मुश्किल सिचुएशन में खुद को डाला नहीं और हमेशा इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए खेले, यानी अपना स्कोर अच्छा और टीम जाए भाड़ में। तो नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई हमेशा चलती रही। इन खिलाड़ियों ने कई अच्छे खिलाड़ियों का फ्यूचर ख़राब कर दिया, बल्कि प्रेजेंट भी ख़राब कर दिया। तो इनको बदनीयती की वजह से निकाला गया, बुनियादी वजह यही थी। लेकिन जिन खिलाड़ियों की वजह से इनको निकाला गया कि ये उनको साथ लेकर चलते हैं या उनका ग्रुप है या उनका टोला है, उनका गैंग है, वो खिलाड़ी अब भी पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं मासवाए एक शादाब खान के। बाकी पूरी की पूरी टीम वही है। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम है ये एक एवरेज खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा आप पाकिस्तान की बी या सी टीम कह सकते हैं। ये ए टीम भी नहीं है, यानी पाकिस्तान ए में भी इससे बेहतर खिलाड़ी होते हैं। आप देखें पाकिस्तान टीम से बड़े बड़े खिलाड़ी जो टेक्निकली साउंड है, कामरान गुलाम की मिसाल दे देता हूँ कि वो टेक्निकली साउंड है लेकिन टीम से बाहर हो गया, वनडे से बाहर हुआ, टेस्ट से बाहर हुआ, अब वो किसी जगह पे नाम ही नहीं है उसका। तो परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी लेकिन चूंकि टेक्निकल प्लेयर था, साउंड था, तो टीम में ठहर सकता था, आउट करा दिया गया। नए खिलाड़ियों में हसन नवाज से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है और कई मैच उसने जिताए भी, पहले मैच में सेंचुरी की। इसमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी पूरी टीम के अंदर जिसने इतनी अग्रेसिव बैटिंग की जितनी हसन नवाज करता था?
एक उस्मान हमने यूएई से तोड़ा, पाकिस्तान में उसको रखा, वो विकेट कीपर बैट्समैन था, उसको खिलाया नहीं और हारिस को खिला रहे हैं जिसकी बैटिंग जीरो है। और उस्मान टेक्निकली साउंड और बेहतरीन विकेट कीपर, लेकिन वो टीम से बाहर है क्योंकि हारिस की पर्ची चलती है। तो ये बदनीयती की वजह से पाकिस्तानी टीम इस हाल को पहुंची है। अब इस टीम को आप किससे खिला सकते हैं? मालदीव, भूटान, यूएई, ओमान, जिम्बाब्वे, नेपाल, इस लेवल की टीम है। अगर कोई समझता है ना कि ये टीम इंडिया को हरा सकती थी तो ये किसी दिन मौजूदा ही हो सकता था। देखिए, हम हमेशा पाकिस्तानी टीम की हार को कहते हैं कि आज दिन अच्छा नहीं था, पाकिस्तान नहीं जीत सका, लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान 3 मैच हारा है। तो क्या पाकिस्तान हर रोज बुरा दिन था उनके लिए? नहीं, पाकिस्तानी टीम इंडिया के लेवल की टीम ही नहीं थी। और पाकिस्तानी टीम में एक भी खिलाड़ी, हत्ता के सबसे बड़ी गलतफहमी का जो मरकज है वो है शाहीन शाह अफरीदी, उसको ये वहम है कि वो ऑलराउंडर है और वो आई चलाई है। पाकिस्तानी टीम में से सारे प्लेयर, हत्ता के जो बहुत अच्छा खेला फरहान, वो भी टेक्निकली साउंड नहीं है, फखर जुमा वो भी टेक्निकली साउंड नहीं है। इनमें जो सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड है वो सलमान आगा है, उससे रनजें नहीं होती। और वो इस वक्त कप्तान बनने के बाद अपनी गेम लूज कर चुका है। वो खिलाड़ी बहुत अच्छा है लेकिन कप्तान बहुत बुरा है। और कप्तानी के बाद उसको ये जोम हो गया कि वो बाबर को सुपरसीड कर गया है, वो रिजवान को सुपरसीड कर गया है। तो पता नहीं उसके अंदर कौन सा टैलेंट आ गया। उसके अंदर सिर्फ ये टैलेंट था कि वो एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर और एक अच्छा लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन था जो कि नीचे आके कुछ स्कोर कर देता था। अब वो अपना नंबर ही भूल गया, किस नंबर पे उसे बैटिंग करनी है। तो वो खिलाड़ियों के पीछे छुप रहा है। और सबसे बड़ी पर्ची हुसैन तलत का नाम लेना मैं भूल गया। हुसैन तलत ऐसा लगता है कि जमाना कदीम से खेल रहा है। ये कोई 6-8 साल पहले साउथ अफ्रीका का टूर भी करके आ चुका है। तो हमेशा नाकाम रहा है, कभी भी इसने किसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। ना ये अच्छा बॉलर है, ना ये अच्छा बैट्समैन है, और आज तो उसने साबित किया अच्छा फील्डर भी नहीं है। एक कैच भी छोड़ दिया और इसको तरजीह किसमें दी गई? हसन नवाज के ऊपर, जो मैच विनर था। जहां पाकिस्तानी टीम आज शुरू में बहुत अच्छा खेल गई, शुरू के 10 ओवर आउटस्टैंडिंग रन कर दी, जो डिमांड थी वो पूरी कर दी ओपनर्स ने। किसी हद तक साइम अयूब भी आके थोड़ा बहुत खेल गया, इतनी उसकी कैपेसिटी है, ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, वो इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं है। उसको हाईलाइट किया गया बहुत बड़ा प्लेयर है ताकि वो उस्मान की टीम में ना आ जाए, उसको हीरो बना दिया गया। अब वो बैट्समैन से ज्यादा अच्छा बॉलर बन गया, तो उसे आप बॉलर के बेंच में रखे तो फिर भी क्या वो सुफियान मुकीम से बेहतर बॉलर है? आपने अगर बॉलर खिलाना था तो सुफियान मुकीम को खिलाते, आपने बैट्समैन खिलाना था तो हसन नवाज को खिलाते। तो अवेलेबल स्टफ तो ये था। और अगर आपको एक अच्छा बॉलर चाहिए था सरप्राइजिंग, तो वसीम बाहर बेंच पे बैठा हुआ था। हारिस रऊफ ने साबित किया है आज तक उसने किसी आखिरी ओवर में पाकिस्तान को मैच नहीं जिताया। वो डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है। फ़हीम अशरफ हमेशा डेथ में अच्छी बॉलिंग करता रहा, लेकिन कप्तान को समझ ही नहीं आई कि उसने किस तरह टीम को लेकर चलना है, आखिरी ओवर किसके रखने हैं। कभी नवाज से ओवर कराता है, कभी उसे पीछे छुपा लेता है 1 ओवर। तो ये पूरी टीम जो है ये टुल्लेबाजों की टीम है। हम इसे कहते हैं कि ये सारे टुल्लेबाज हैं। अगर आप इतवार के रोज किसी भी शहर की बड़ी ग्राउंडों में चले जाएं, आपको 36 इनसे बेहतर प्लेयर मिल जाएंगे जो टुल्ले मारते हैं। तो बैटिंग की टेक्निक किसी को आती नहीं। अब कोचों को नहीं आती तो इसको क्या आएगी? कोई टेक्निकल बैट्समैन हो तो बताए कि हाँ इसका पाँव मूव करता है, ये हिलता है, इसको बॉल समझ में आती है, इसका हेड डाउन है, इसकी चिन ठीक है। तो टेक्निकल साउंड होना बड़ा ज़रूरी है। बेशक क्रिकेट तब्दील हो गई है, पाँव हटा के आप मारते हैं, तो उसमें भी तो कोई सेंस होनी चाहिए ना कि आई चलाई। ऊपर के 3 बैट्समैन इसलिए स्कोर कर गए कि किसी ने स्वीप नहीं खेली। पिछले मैच में स्वीपें मार मार के आउट हुए थे। इस मैच में लगा कि इनको समझ आ गई कि स्वीप नहीं मारनी, क्योंकि बॉल लो रहता है और 2 पेस है, रुक के आता है तो स्वीप खड़ी हो जाती है। तो शुरू के 10 ओवर में किसी ने स्वीप नहीं मारी। जैसे ही हारिस आया है उसने पहली बॉल पे स्वीप मारी है, तभी उसका लेग फोर का अपील हो गया। अगली बॉल पे वो निकल के मार के आउट हो गया और उसको 8 में से 6 मरतबा लेग स्पिनर ने आउट किया है। ये सारी चीज़ें मेरे जैसा आम आदमी जानता है, तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो नहीं जानते कि हमारे खिलाड़ियों का एक्चुअली लेवल क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है।
ये सीमेंट विकेट के प्लेयर है, ये सीधी विकेट के प्लेयर है, ये बॉल हिलना शुरू हो जाए तो इनकी तो टांगे हिल जाती हैं, इनसे हिटें नहीं लगती। फरहान की एक क्वालिटी है कि वो सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेलता है। तो जितना वो खेला, वो पहले ओवर में 2 ओवर में वो लाइन में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद जितनी उसने मारी लाइन में आके मारी और पूरे बल्ले से मारी। लेकिन टेक्निकली मैं नहीं कहता कि अभी वो अच्छा प्लेयर है। अब बेंच को इसलिए नहीं खिलाते कि कोई जगह पक्की ना कर ले। अब बाद लोग कहते हैं कि बाबर और रिजवान की वापसी होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको वापस लेंगे, क्योंकि इनकी ईगो हर्ट होती है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, पाकिस्तानी टीम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए खेल रही है, बोर्ड के चेयरमैन के लिए खेल रही है, बोर्ड के चेयरमैन को प्लीज करने के लिए खेल रही है। तो इस कस की जो वजूहात है बड़ी कॉमन है कि जिन खिलाड़ियों को 200 का टोटल खड़ा करना था, वो 35 को स्कोर में सारी टीम ऑल आउट हो गई, 113 पे दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ है और फिर चल सो चल। तो ये क्या वजह थी कि वही बॉलर जो ओपनर से मार खा रहे थे, उसके बाद वो कुलदीप ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग किए जा रहा है, नजर आ रहा है, पता है कि ये क्यों कर रहे हैं, और फिर आप उसको गलत खेल रहे हैं। तो बहरहाल इसको लेट गो करते हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल टोटल अच्छा किया, उसको डिफेंड करने की कोशिश की पाकिस्तानी बॉलरों ने, और किसी हद तक कर भी लिया, लेकिन वह कप्तानी मार खा गई। उसे आखिरी ओवर में 10 रन तक आप पहुंच गए थे, तो वहाँ कोई और अच्छा बॉलर होता तो फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम तो मैच हारी हुई थी, और मैच हारने के लिए खेली। ये कौम की दुआएं थी कि मैच सख्त हो गया और इंडिया ने ये मैच फंसा दिया, वरना भी मैच आराम से जीत सकते थे। इंडिया ने क्या किया कि जब मैच खत्म हुआ तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा नहीं, ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। वो खड़े रहे वहां पे, भारतीय टीम बाहर बैठी रही, और फिर इस बात को कई मिनट गुजर गए, मैच की जो तकरीब है वो खटाई में पड़ गई, ताखीर का शिकार। चेयरमैन खड़ा है ट्रॉफी देने के लिए, विनर टीम आ नहीं रही। भारतीय खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल अवार्ड तो लिए, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, अच्छी हिटिंग का अवार्ड ले लिया, तिलक वर्मा, शिवम दुबे दोनों को अवार्ड मिल गए। लेकिन जब वो अवार्ड लेने के लिए आ रहे थे तो चेयरमैन पीसीबी ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तो क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी? इंडियन टीम ने इनकार किया तो ट्रॉफी वापस भेज दी गई, और खुद चेयरमैन साहब भी चलते हुए वापस वहां पर निकल गए। तो अब इसको बहुत बुरे तरीके से देखा गया है, यानी ये क्रिकेट हिस्ट्री में शायद ही कभी ऐसा कि किसी टीम को जीतने के बाद ट्रॉफी ना दी गई हो, या उसने इस वजह से ट्रॉफी ना ली हो कि देने वाला कोई ऐसा शख्स है जो उनकी नज़र में मुतनाज़ा है। अब भारतीय टीम को ना मेडल मिले, ना वो जीत सेलिब्रेट कर सके, वो बाहर बैठे रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिकवा किया कि हमें ट्रॉफी नहीं दी गई, लेकिन हमने ट्रॉफी का जायका चख लिया है। इससे पहले भी जब फाइनल शुरू नहीं हुआ था तो एक गड़बड़ होगी कि पाकिस्तान भारत कप्तानियों का ट्रॉफी शूट नहीं हुआ। इंडियन टीम आई नहीं तो कप्तान हमारा खड़ा हो गया, उसने तस्वीर बनवाई ट्रॉफी के साथ, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कहा कि भारतीय टीम को शूट के लिए बुलाया ही नहीं गया। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, भारतीय मैनेजमेंट ये कह रही कि हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दावत ही नहीं दी कि ट्रॉफी का शूट आप आ जाए। तो क्यों दावत नहीं दी? कि क्या मैच से पहले कोई तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई? तो यहाँ भी एसीसी के ऊपर या मोहसिन नकवी के ऊपर सवाल तो आता रहा कि उन्होंने क्यों भारतीय टीम को इन्वाइट नहीं किया। तो इसका मतलब पाकिस्तानी टीम भी, पाकिस्तानी बोर्ड भी टिट फॉर टैट के ऊपर खड़ा है, इन्होंने उनको नहीं मिलाया। ये लड़ाई तो पहले मैच में पाकिस्तान और भारत के कप्तानों के हाथ ना मिलाने से शुरू हुई है, लेकिन दोनों ने इससे पहले जब एशिया कप में कप्तानों की मीटिंग हुई थी उसमें दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाया था। सुलेमान आगा का सूर्या कुमार से मुसाफा हुआ, उसके बाद इंडिया में रिएक्शन आया तो उन्होंने अपनी टीम को कहा कि हम संभाल नहीं पाएंगे, अवाम बहुत रिएक्शनरी है, तो आप ये ना करें। तो बोर्ड को रोक दिया गया, बोर्ड ने खिलाड़ियों को मना कर दिया। तो अब ये खिलाड़ियों को तो कोई कसूर नहीं है, उनका क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, फिर उनकी गवर्नमेंट कह रही है, और उसका सबूत आज मिला भी कि गवर्नमेंट के साथ तक इन्वॉल्व है कि मैच हारने के बाद मोदी ट्वीट कर रहा है और वो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये हमें वहां ग्राउंड में नजर आया। तो आप समझ रहे, ये उनकी स्टेट पॉलिसी थी। हम किसको गालियां दे रहे हैं? सूर्या कुमार यादव को, इंडियन टीम को, इंडियन अवाम को। उनका क्या कसूर है?
या सियासत ने डोमिनेट किया है, और दूसरी तरफ भी जवाब सियासी अंदाज में दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सूर्या कुमार यादव से लोग सवाल पूछ रहे थे, तो उसने कहा कि हमने ट्रॉफी से मुतल्लिक फैसला खुद लिया है और हमने ग्राउंड में खड़े होकर ये फैसला लिया। वो झूठ बोल रहा है। ये बात ऑलरेडी मीडिया के अंदर आ चुकी थी कि अगर इंडिया एशिया कप का फाइनल जीता तो वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगा, और ये बात मोहसिन नकवी को पता थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता थी, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को पता थी, तमाशाइयों को पता थी। इसके बावजूद मोहसिन नकवी साहब वहां पे खड़े हो गए। तो इसका मतलब ये कि ये टिट फॉर टैट वाला मामला था। तो अब इंडियन खिलाड़ियों का शिकवा तो बनता है ना कि हमें ट्रॉफी नहीं दी गई, वो जीते हैं, डिजर्व करते हैं, ट्रॉफी देनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब इस सूरत हाल को डिफ्यूज कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। अब मैं इसके जरा उस पहलू पे आता हूं जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इससे बेहतर कर सकता था। अगर इंडिया ने हठधर्मी की, हाथ नहीं मिलाया, बाइकआउट किया, क्योंकि उनको तकलीफ है, वो आपसे जंग हारे हैं, वो आपसे लड़ाई हारे हैं, आपसे उन्होंने मार खाई है। बिलफर्ज मेरी किसी शख्स से लड़ाई हो जाए और मैं उसे मारूं या वो मुझे मारे, सपोज उसने मुझे बहुत मारा और मुझे पता चल गया वो ताकत में मुझसे ज़्यादा है, दोबारा भिड़ूंगा तो फिर भी मार खाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस शख्स के मुंह नहीं लगूंगा, या मैं उससे मुंह फेर के चला जाऊंगा, कभी बात नहीं करूंगा, उस गली से नहीं गुजरूंगा जहां वो रहता है, उससे कभी भिड़ूंगा नहीं, या उसके साथ सुलह कर लूंगा बंदे डाल के और बताऊंगा कि जनाब जो आप कहेंगे वो करेंगे, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपका चेला हूं। यही दो सूरतें हो सकती है ना। तो इंडिया ने आपसे मार खाई हुई है, 6-0 का लॉस हम कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यूएनओ में खड़े होकर कह दिया नहीं 7-0 है। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी तो उनको जूते मार रहा है, पूरी दुनिया जूते मार रही है, हर बंदा बता रहा है। तो उनको जो तकलीफ है वो शायद हम महसूस नहीं कर पा रहे कि उनकी ईगो कितनी बुरी तरह हर्ट हुई है। एक तो उनको मार पड़ी, ऊपर से आपने उनका तवा लगाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो यही कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। और उन्होंने पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तान क्या कर सकता था, पाकिस्तानी बोर्ड क्या कर सकता था कि उनको ये मौका न देता। मसलन अगर हाथ नहीं मिलाया था तो इशू ना बनाता, कोई बात नहीं। आप बड़े बड़े पहलवानों को देख लें, बड़ी बड़ी कुश्तियां देख लें, दंगल देख लें, पहलवान हाथ नहीं मिलाते, सीधे जाते कुसुनमुखी शुरू हो जाते हैं। बड़ी फाइट्स में क्या होता है, आप मोहम्मद अली किले की फाइट याद कर लें, सीधी कुसुनमुखी। आपने उसको इशू बनाया क्योंकि आप मैच हार गए, आपने कहा हाथ नहीं मिलाया, और फिर और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। फिर हमने वो इशारों पे आ गए, हमने कभी जहाज गिरा दिए, कभी AK-47 चला दी। इसलिए चलाई कि बोर्ड जो रिएक्ट कर रहा है वो बाकी लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। तो जो रियासत, जो स्टेट, जो बोर्ड, जो ऑफिशियल्स करते हैं तो बाकियों को वो करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी टीम का भी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एक्चुअली होना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है, मेरी जाती रहे, 1% मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को संभाल सकता था। और इंडिया जो भी गलत कर रहा था, अगर आप उसको हाईलाइट ना करते, नोटिस ना करते, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज नकवी साहब ये करते कि अपने साथ खड़े यूएई के जो बोर्ड के सर्वर है उनको कहते कि आप ट्रॉफी दे दें, आप बड़े बन जाए। बहत्तर साहब के जो साहबजादे हैं वो ट्रॉफी दे देते, कोई और ट्रॉफी दे देता, उस अजय शाह को बुला लेते। क्योंकि इससे क्या होता कि हमारा वो जो इमेज है ना 6-0 वाला, 7-0 वाला, वो कभी खराब नहीं होता। वो मुझे लगता है हम 7-0 से 3-0 पे आ गए। अब एक लड़ाई तो चल रही है, तुर्की ब तुर्की जवाब लिए और दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, और ये भी भारत जीत गया। और हमारा वज़ीर दाखिला उनको ट्वीट पे जवाब दे रहा है कि हमने जो तुम्हारे साथ कर दिया ना वो तुम रहती दुनिया तक याद रखोगे, तुम्हें जो मिर्चें लगी हुई वो हार की लगी हुई, वो सब बातें दुरुस्त है। लेकिन बदकिस्मती से वो जो जंग है ना, वो जो हीट है वो बहुत ज्यादा है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, यूनुस खान, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ और पता नहीं कौन कौन से लेजेंड खिलाड़ी थे, तब भी हम इंडिया से हारे हैं। हम सिर्फ शारजा में जब पाकिस्तानी टीम जाके खेलती थी, वो टाइम ऐसा था जब हमने इंडिया को मुसलसल कई मैच हराए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडियन टीम हमसे बेहतर है, वो जीत जाती है। लेकिन हमारी टीम हमेशा फाइट करके, लड़ के, मनवा के
और कई मैचों में हमने फिर उनको हराया भी है, हम चैंपियन भी रहे हैं, हम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम हमेशा उनसे हारती रही है। तो जो लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान हार कर जीत गया, ये सिर्फ कैमोफ्लेज कर रहे हैं, हेडलाइन चेंज कर रहे हैं। हेडलाइन नहीं है कि पाकिस्तान हार गया, सिंपल खेल का मैदान है। हो सकता है अगले टूर्नामेंट में या ये वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें हम काया पलट दें, अगर हमने अपनी चीज़ें दुरुस्त कर ली और एक दूसरे को प्लीज करने के लिए ना खेले, पाकिस्तान के लिए खेले और मेरिट पे टीम सेलेक्ट की, टेक्निकली साउंड सेलेक्ट की, तो जीत जाएंगे। अच्छे दिमाग सेलेक्ट किए जिन्हें पता हो कि आखिरी ओवर कैसे करना है। वो जहाज गिरा लेना ठीक है, लेकिन जो असल चीज है वो मैच है जिसका 25 करोड़ इंसान नजारा कर रहे थे। मैंने तो पहली मरतबा बहुत कम से बच्चों को भी मैचों में इन्वॉल्व देखा, क्योंकि हमने इस मामले को एक जंग बना दिया। वॉर मॉन्गर्स, हमने वॉर मॉन्गर्स पैदा कर दिए, इंतहा पसंदी, मारेंगे मर जाएंगे। तो खेल को खेल रहना चाहिए। और अभी मेरा ख्याल है कि क्रिकेट में उन लोगों को होना चाहिए जिनका ये जंगो जदल के मामला से ताल्लुक ना हो। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला है, उनको इसी किस्म की बातें करनी है, ये स्टेटमेंट देना है। मैं ये नहीं कहता कि बुरे वजीर हैं या बुरे चेयरमैन हैं, वो अपनी जगह जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि उनका जॉब नेचर ये है। उनके पास एक वजारत दाखिला है, उनका दुश्मन के साथ एक टाकरा है, टकराव है, तो उसको खेल के मैदान में ले आएंगे। यहाँ पे माजिद खान होता बोर्ड का चेयरमैन, जहीर अब्बास होता बोर्ड का चेयरमैन, आसिफ इकबाल होता, कोई नॉर्मल प्लेयर होता, क्रिकेट के मैदान से होता, तो वो इसको क्रिकेट की तरह लेता। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें लड़ाई झगड़े में पड़ता और अपनी टीम को भी जेंटलमैन होने का दर्स देता है। मसलन अगर पाकिस्तानी टीम मैच हार गई तो पाकिस्तानी कप्तान ने क्या किया, रनर अप का उसने वो लिया चेक और उठा के फेंक दिया। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो अभी भी वक्त है कि खेल को खेल रहने दें और इसमें खेल से रिलेटेड लोगों को शामिल करें ताकि वो दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर मैदान को हमवार कर सके। और ये पुरलुत्फ खेल है क्रिकेट, इसको ख़राब मत करें। हमारे पास तो कोई खेल भी नहीं रहा, ना हॉकी, ना फुटबॉल, ना टेनिस, क्या पाकिस्तान के पास एक क्रिकेट है। वो एक शेर है ना कि हो गए इश्क में नाकाम तो क्या, हमें तो कोई और काम भी नहीं आता। माज़रत के साथ मुझे शेर याद नहीं आ रहा, क्योंकि हारने की तकलीफ मुझे भी है, दुख मुझे भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके नताइज के ऊपर गौर करें और आइंदा के लिए ख़ुद को बेहतर बनाएं। सबसे पहले बदनीयती को निकालें, पाकिस्तान के लिए खेलें। जो मुझे लगता है कि नहीं खेलते, कोई खिलाड़ी आपको पसंद नहीं है लेकिन वो खिलाड़ी अच्छा है तो उसको प्लीज़ उसको खिलाएं, क्योंकि उसके रिजल्ट से ही पाकिस्तान को इज्जत मिलनी है। आप ये देखिए, पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा मसला रहा है पुराना, जैसे वो दुनिया में कामयाबियां हासिल करता है अंदरूनी तौर पर साजिशें शुरू हो जाती हैं। बदकिस्मती की बात यह कि वो साजिशें कामयाब भी हो जाती हैं। तो इसीलिए सियाने लोग हमेशा ये कहा करते थे, अब भी शायद कहते हैं, कि कामयाबी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करें आपको कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उस कामयाबी को मेंटेन करना, बरकरार रखना, ये सबसे अहम बात है। सारी दुनिया से आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुखालफतें मोल लेते हैं और मोहब्बत की शादी करते हैं, लेकिन उसको अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते तो वो नाकाम हो जाती है। हालांकि मोहब्बत की शादी होती है, दुनिया से आप लड़े होते हैं। तो पाकिस्तान ने जो आलमी सतह पे, सफारती सतह पे और मिलिट्री सतह पे जो कामयाबी हासिल की है, इनको नाकाम बनाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी साजिशों का एक तूफान आ गया है। आज़ाद कश्मीर में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, आधी रात से निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं कश्मीर बंद। उनके जो भी मामलात हैं, जो भी मुतालबात हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन हेडलाइन क्या है कि कश्मीर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में एक पीस का माहौल आना चाहिए ताकि दुनिया जो हमसे अभी नेगोशिएट कर रही है बिज़नेस की या और मामलात की, पाकिस्तान आने की, तो उनको यहाँ आने के बाद ये ना लगे कि पाकिस्तान एक कोई और ही मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से पहली बार मुलाकात हुई है, नताइज बड़े अच्छे हैं, लेकिन डिस्कस क्या हो रहा है, ख्वाजा आसिफ के पीछे खातून बैठी है
वो कौन है? वो तो इसराइल की हिमायत में ट्वीट करती रही है। उसका नाम शमा जुनी जो है, वो तो पीपल्स पार्टी की जैली रही है, वो तो एक्टर रही है, फलां ड्रामे में हिस्सा लिया, फिर वो साफ़ी भी रही। और पीटीआई ने उस राई का ऐसा पहाड़ बनाया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफादात का नहीं सोचते, ये बदनीयत लोग हैं, ये वो बदनीयती है। यानी कोई आप काम करते हो सोचते नहीं कि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। भाई शमा जुनी जो आपकी फुफो लगती है, उसका क्या लेना देना? वो एक खातून है, प्राइम मिनिस्टर के वफद में शामिल हुई, किसी भी तरीके से पहुंच गई, ख्वाजा आसफ के पीछे बैठ गई, और ख्वाजा आसफ साहब दौड़ लांच नंबर 1 ने, उनके ऊपर कोई बात आ जाए वो दौड़ लगा जाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर बड़े पसंद हैं, लेकिन ख्वाजा साहब धुड़की लगा जाते हैं। अभी एक सरकारी अफसर के हवाले से उनको बचाने की कोशिश की तो बड़े शेर बने, फिर नवाज शरीफ ने समझाया, मुलाकात की, मामला दबाया, उनको कंपनसेट किया, तसल्ली कराई, अब फिर जाके मेहदी हसन के सामने बैठ गए। वो बड़ा ज़बरदस्त एंकर है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर उसको बड़ी गिरफ्त है। अब ये कह रहे हैं देखो जिसको पीटीआई ने ट्रेन किया। भाई कोई किसी को ट्रेन नहीं करता, दुनिया का कोई भी साफ़ी, मैं भी हूँ, अगर मैंने ट्रंप का इंटरव्यू करना तो मुझे तैयारी करके जानी पड़ेगी। मुझे कौन पढ़ाएगा? वो ट्यूशन पढ़ाएगा? मुझे खुद तैयारी करनी पड़ेगी कि मैं क्या सवाल पूछूं जो ट्रंप से रिलेटेड है। तो ख्वाजा से पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा, उनसे यही सवाल पूछना था, इमरान खान तक की करना जे हुकूमत कौन चला रहा है? जी वज़ीर, फौज और सियासतदान मिल के हुकूमत चला रहे हैं, तो तरीक़ेकार क्या है? अगर फौज अड़ जाए तो आप क्या करेंगे? जो करना शेर ने करना है। ये बड़े आराम से उसके ऊपर बात कर सकते थे कि पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही है, उसका नाम है शहबाज शरीफ, फ़ौज उसके मातहत है। हाँ, फ़ौज को हमने अपने सियासी मामलात में इंडक्ट कर लिया है कि जहाँ जहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वहाँ वो बैठ के ख़ुद उनको दूर करते हैं। हम अपनी फ़ौज को नाराज़ नहीं करते, क्योंकि हमारी फ़ौज बहुत सेंसिटिव है पाकिस्तान को लेकर, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम बर्दाश्त नहीं करती, और पाकिस्तान के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करती। जंगा एवं तो नहीं जीती ना, इसी फ़ौज ने जीत के दिया ना, तो फ़ौज की तारीफ़ करें आप। ये तो मुझे लगता है आप ऐसी ग्राउंड बना रहे हैं कि कल को आपकी हुकूमत की तो आप कहेंगे कि जी वो जो कुछ करता सी जनरल आसिम मुनीर करता सी, जैसे पीटीआई वाले कहते हैं जो करता सी जनरल बाजवा करता था। तो जिम्मेदारी लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कहते हैं हाँ मेरे वफद में शामिल एक खातून है, और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा साहब उन्हें जानते होंगे, वो ट्विटर पे बड़ी नामवर खातून है, वो अपने मुखालफिन को, नाकदीन को करारा जवाब देती रही है, और ये उसकी क्वालिफिकेशन है। देखिए जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो इमरान खान के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, तो जो पाकिस्तान से बाहर लोग थे वो हुकूमत को, इमरान खान को टिका के जवाब देते थे। जितने पाकिस्तान से बाहर थे उन्हें पता था हमने पाकिस्तान जाना नहीं, बाहर बैठ के इनकी बैंड बजाते हैं, यहाँ इनका कानून चलता नहीं, तो वो फौज को भी बुरा भला कहते थे। तो जिन लोगों ने उनको पढ़ा देखा, जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा ये तो हमारे जान जिगर है, तो उन्होंने उनको नवाजना शुरू कर दिया। आपने देखा शहबाज शरीफ की फंक्शन में जो 2-3 सहाफ़ी पहुंचे हुए थे, वो कौन है? वो वही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर उस ज़माने में एंटी इमरान कैंपेन चलाई, या इमरान खान की कामों पे तनकीद की। ये शहबाज जुनी जो भी उनमें से एक ही हैं। ये कह रहा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, उससे जो है वो हुकूमत एम्बेरस हुई है, फिर उनका इंटरव्यू हुकूमत की एम्बेरस का बायस बना है। अब पता नहीं वो ये क्यों समझते हैं ख्वाजा साहब के मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ, जो वो कहेंगे वो ठीक है। उन्हें डिसोन नहीं करना चाहिए था। प्रोग्राम बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हजूर, जो जंगें मैदानों में जीती जाती है ना, उसके रिपरकशंस होते हैं, उसका रद्दअमल आना होता है। आपको पहले से काउंटर प्लान करना पड़ता है। जो ये नहीं करते फिर वो बार बार गिरते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, नवाज शरीफ ने ग्वादर प्रोजेक्ट शुरू किया और सी पैक आपके हत्थे चढ़ गया, आपने नाच नाच के घुघरू तोड़ दिए, सी पैक आ रहा है, अरबों डॉलर आ रहा है। तो जब अरबों डॉलर आएगा तो उसका काउंटर नहीं आएगा, साजिशें नहीं होंगी, लोग उसको नाकाम नहीं बनाएंगे। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उन साजिशों को नाकाम बना सकें। आप सिर्फ इसी खुमार में रहे कि पैसा आ रहा और चाइना हमारे साथ आ गया। आज कहाँ सी पैक, तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब अगला मरहला है कि अब इस वक्त भी आप कामयाबियां समेट रहे हैं, तो आपका काउंटर क्या है? तो ये जो आपने लगड़ बग्गे रखे होते हैं ना, दानश्वर जाली किस्म के, सिर्फ बामा करने के लिए अगले के ऊपर तंज करना, तनकीद करना, इनसे कोई सोल्यूशन भी तो लेना, काउंटर भी तो लें। इनसे पूछे कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, इसके रद्देअमल में क्या क्या हो सकता है, तो फिर उसका आपने काउंटर प्लान बना। तो प्लान A B C। मुझे ट्रंप क्यों पसंद है?
उसने कहा मैं गजा को कमर्शियल हब बनाऊंगा, तो दुनिया के ने कहा नहीं 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 ये नहीं करना। तो उसने कहा ठीक है, पैसे तुसी दे दो, मैं कमर्शियल हब नहीं बनाता, मैं तो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने मतलब डॉलर कमाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको कमर्शियल हब ना बनाए तो आप मुझे पैसे दे दें, मेरा तो काम हो गया। अना के होल में नहीं कैद हुआ कि हाँ नहीं मैं बनाना है, नहीं नहीं मैंने बनाना है, मेरी तो लाश बिछ जाएगी अगर मैंने ये काम ना किया। उसने कहा ठीक है, ऑप्शन बी सी डी। आज तो आप हुकूमत में है, सब कुछ हाथ में है, ये ना कल को फिर ये सारी चीज़ें अपोजिशन में बैठ के डिफेंड करनी पड़ी। तो मैंने ये सिर्फ आपको आई ओपनर के लिए ये मैसेज दिया कि प्लीज़ बी केयरफुल और अभी से जाग जाए, क्योंकि चीज़ें हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही है, निकली नहीं है, तो इनको भी पकड़ा जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।